सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भूमि उपयोग के आंकड़े, स्रोत और प्रकार। तो किसी भी प्रदेश के भूमि उपयोग का स्वरूप का विश्लेषण करना कृषि भूगोल के अध्ययन का मुख्य अंग है, जिसे मानचित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। इन्हें भूमि उपयोग मानचित्रों के रूप में उनकी कृषि क्षमता निर्धारण करने में काम में लिया जाता है। इसके माध्यम से भावी कृषि विकास योजना तैयार करना संभव होता है। भूमि उपयोग स्वरूप का अध्ययन करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहली विधि है विभिन्न आंकड़ों एवं धरातल पत्रकों के माध्यम से। तो विभिन्न जो डाटा होते हैं उनको और धरातल के टोपोग्राफी शीट होती है उनके माध्यम से। दूसरा है दूरस्थ चित्रों के माध्यम से। अब इसमें पहला है विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से एवं धरातल पत्रकों के माध्यम से। भूमि उपयोग स्वरूप का अध्ययन विभिन्न आंकड़ों व धरातल पत्रकों के आधार पर होता है। धरातल पत्रकों की मदद से किसी भी क्षेत्र की भूमि स्वरूप को देखकर प्रत्यक्ष से एक भूमि उपयोग मानचित्र बना लिया जाता है। धरातल पत्रकों के साथ साथ भूमि उपयोग के स्वरूप के आंकड़ों का होना अति आवश्यक है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर दूरस्थ छायाचित्रों की प्रमाणिकता निश्चित की जाती है। आंकड़े कई प्रकार के होते हैं तथा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के आंकड़े और धरातल पत्रक होते हैं, टोपोग्राफी शीट होती है, उनकी सहायता से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और इससे भूमि उपयोग स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। तो भूमि उपयोग स्वरूप है उसका अध्ययन विभिन्न प्रकार के आंकड़े और धरातल पत्रकों के माध्यम से होता है। दूसरा है दूरस्थ चित्रों के माध्यम से। दूरस्थ चित्रों के माध्यम से भूमि उपयोग स्वरूप का अध्ययन करना आसान हो जाता है। दूरस्थ चित्र वे चित्र होते हैं जो कृत्रिम उपकरणों द्वारा लिए जाते हैं और उसमें शुद्धता, विश्वसनीयता का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। तो रिमोट सेंसिंग GIS है, उनके माध्यम से दूरस्थ चित्रों के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं जो भूमि उपयोग के स्वरूप का अध्ययन करने में आसान हो जाता है। और ये चित्र होते हैं ये दूर से उपग्रहों के द्वारा लिए जाते हैं, इसमें शुद्धता और विश्वसनीयता की मात्रा अधिक होती है। अब अपन पढ़ेंगे भूमि उपयोग के आंकड़ों के प्रकार। टाइप एंड सोर्स ऑफ लैंड यूज डाटा। कृषि भूगोल के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले सूचनाओं भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है, पहला होता है प्राथमिक प्रकार के आंकड़े और दूसरे होते हैं द्वितीय प्रकार के आंकड़े। प्राथमिक प्रकार के आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें पहली बार संकलित किया जाता है, अतः इनकी मौलिकता अधिक होती है। उदाहरण के लिए किसी गांव की भूमि उपयोग के प्रारूप के बारे में यदि कोई सर्वेक्षणकर्ता नए सिरे से प्राथमिक तौर पर आंकड़े इकट्ठे करता है तो वे सर्वेक्षणकर्ता के लिए प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। इन आंकड़ों के संग्रहण हेतु विभिन्न विधियां अपनाई जाती है जिनके माध्यम से विभिन्न स्रोतों से भूमि उपयोग संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो पहली बार संकलित किए जाते हैं तथा इनमें मौलिकता अधिक होती है। और किसी गांव की यदि भूमि उपयोग के आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं तो सर्वेक्षणकर्ता पहली बार आंकड़े इकट्ठा करता है। वे आंकड़े जो सर्वेक्षणकर्ता के लिए प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। इन आंकड़ों को प्राप्त करने की अनेक विधियाँ हैं। मुख्य रूप से पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि एवं व्यक्तिगत सर्वेक्षण। पहला है प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत सर्वेक्षण। प्रत्यक्ष अथवा व्यक्तिगत सर्वेक्षण की विधि के अनुसार सर्वेक्षणकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति से आमने सामने बातचीत करता है और निरीक्षण द्वारा एवं अपने अनुभव द्वारा सूचनाएं संग्रहित करता है। ये विधि अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिनका क्षेत्र सीमित होता है और जो किसी एक गांव के भूमि उपयोग का गहन अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। यदि सर्वेक्षणकर्ता विनम्रता, निष्पक्षता, धैर्य और दूरदृष्टता से काम लेता है तो इस विधि से को अधिक मौलिकता, शुद्धता और विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि होती है, ये विधि सर्वेक्षण करता है, वह अनुसंधान करता आता है, वो स्वयं गांव में जाकर व्यक्तियों से आमने सामने बातचीत करके
निरीक्षण एवं अनुभव द्वारा सूचनाएं संग्रहित करता है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता के लिए उपयुक्त है ये विधि जिनका क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और जो किसी एक गांव की भूमि उपयोग का गहन अध्ययन करता है। यदि सर्वेक्षणकर्ता विनम्रता, धैर्य, निष्पक्षता, दूरदर्शिता से काम ले तो इस विधि द्वारा जो आंकड़े हैं वो अधिक मौलिक, शुद्ध और विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष एवं मौखिक सर्वेक्षण द्वारा। इस विधि के अनुसार समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्ति से सूचना प्राप्त नहीं की जाती है, वरन ऐसे व्यक्तियों या गवाहों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं जो स्थिति से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं। इसमें सूचनाएं प्राप्त कर दी जाती है। उदाहरण के लिए किसी गांव की फसल प्रारूप एवं प्रकारों के विषय में यदि कोई सूचना किसी कृषक से प्राप्त करने की बजाय वहां के पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार से की जाती है। अनुसंधान क्षेत्र यदि विस्तृत है तो इस स्थिति में इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है। तो दूसरी विधि है, इस विधि के अंतर्गत जो अनुसंधान करता होता है वो समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्ति से सूचना प्राप्त नहीं की जाती है, वरन ऐसे व्यक्तियों या गवाहों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं जो स्थिति से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। अनुसंधानकर्ता ऐसे व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित नहीं करता है जिससे सूचनाएं प्राप्त करनी है। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव के फसल प्रारूप एवं प्रकार के विषय में यदि कोई सूचना वहाँ के कृषकों से प्राप्त करने की बजाय यदि वहाँ के पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं एवं तहसीलदार से प्राप्त की जाती है तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं ये अप्रत्यक्ष या मौखिक आंकड़े कहलाते हैं, मौखिक सर्वेक्षण कहलाते हैं। और सर्वेक्षण क्षेत्र यदि विस्तृत है, ऐसी स्थिति में इस विधि को प्रयोग में लाना लाभदायक होता है। तीसरी जो प्रकार है सूचना प्राप्त करने का, स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचना प्राप्ति। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति नियुक्त करता है जो समय अनुसार अपने अनुभव के आधार पर अनुमानतः सूचनाएं प्रेषित करता है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार को वर्तमान समय में अकालग्रस्त क्षेत्र के बारे में जानकारी करनी है तो ऐसी सूचना उस सरकारी कर्मचारी से प्राप्त की जाती है जो विभिन्न जिलों, तहसीलों में नियुक्त होते हैं। गांव व तहसील स्तर पर नियुक्त पटवारी, तहसीलदार फसलों के विषय में अनुमानतः ये बता देता है कि कितनी प्रतिशत भूमि है वो फसल उगाई गई है और कितनी प्रतिशत भूमि है ये बेकार हो गई है। इस विधि के अंतर्गत आंकड़े अनुमान पर आधारित होते हैं, अतः इन आंकड़ों से अधिक शुद्धता नहीं होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिन सर्वेक्षण में अधिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ ये सर्वेक्षण विधि है ये उपयुक्त होती है। तो जो आपकी तीसरी विधि है स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचना प्राप्ति, इसमें इस विधि के अंतर्गत अनुसंधान करता है ये विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त कर देते हैं जो समय अनुसार अपने अनुभव के आधार पर अनुमानतः सूचना प्रेषित करते हैं। उदाहरण के लिए जो राजस्थान सरकार है वो वर्तमान में यदि अकालग्रस्त व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त की जाती है जो विभिन्न तहसीलों में, जिलों में नियुक्त होते हैं। गांव और तहसील स्तर पर नियुक्त ऐसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, तहसीलदार है, फसलों के विषय में अनुमानतः जानकारी देते हैं। जो किसी भूमि का प्रतिशत, फसल कितनी प्रतिशत भूमि है वो फसल के लिए उगाई गई है, कितनी प्रतिशत भूमि बेकार हो गई है, इनसे संबंधित आंकड़ों को अनुमान के आधार पर दे देते हैं। इन आंकड़ों में अधिक शुद्धता नहीं होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिन सर्वेक्षणों में अधिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ ये सर्वेक्षण विधि अपनाते हैं। है जो चौथा प्रकार है प्रश्नावली विधि। इस विधि के अंतर्गत प्रश्नावली तैयार कर डाक द्वारा संबंधित व्यक्ति को भेज दी जाती है। उत्तरदाता से निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक प्रश्न का समुचित उत्तर पूर्णतः निश्चित तिथि तक प्रश्नावली से भरकर वापस लौटा दें। यह विधि कई क्षेत्रों में उपयोग में लाई जा सकती है।
ये विधि भौतिक दृष्टि से विस्तृत व बड़े क्षेत्र के लिए उत्तम विधि है। तो इस विधि का जो है, इस विधि के अंतर्गत पहले प्रश्नावली तैयार करी जाती है। प्रश्नावली तैयार करके डाकघर द्वारा संबंधित व्यक्ति को भेजी जाती है। उत्तरदाता से निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक प्रश्न का समुचित व उत्तर पूर्ण कर निश्चित तिथि तक ये प्रश्नावली वापस लौटाए। ये विधि कई क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकती है। इस विधि में भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत व बड़े क्षेत्रों के लिए अधिक उत्तम है। पांचवी विधि है अनुसूची विधि। अनुसूची विधि प्रश्नावली विधि से मिलती जुलती है। दोनों में यही अंतर है कि प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है, इसके उत्तर स्वयं उत्तरदाता पूर्ण कर वापस लौटा देता है, परंतु अनुसूची स्वयं शोधकर्ता द्वारा या उसकी सहायता, जो सहायक उत्तराधिकारी होता है, उत्तरदाता होता है, सहायक उत्तरदाता होता है, वो उसको लेके जाता है, गांव में लेके जाता है और अनुसूची के प्रश्न पूछता है। उत्तरदाता अपनी खोज व शोध संबंधित समस्या से अवगत करवाता है। साथ ही वह उत्तरदाताओं को किसी प्रश्न का संबंधित जो भी कठिनाई होती है उस कठिनाई को दूर करने में सहायता करता है। ये विधि विस्तृत क्षेत्र में पूछताछ के लिए उपयुक्त है और इसके द्वारा विश्वसनीय परिणाम होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। तो ये विधि होती है अनुसूचित विधि प्रश्नावली विधि से मिलती जुलती होती है। अंतर केवल इतना ही है कि प्रश्नावली होती है वो डाक द्वारा भेजी जाती है और इसमें उत्तर स्वयं उत्तरदाता द्वारा पूर्ण कर लौटाया जाता है, परंतु अनुसूची में स्वयं या तो शोध करता है या उसका सहायक उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर लेकर आता है। अनुसूचित विधि में प्रश्न पूछा जाता है, उत्तरदाता अपनी खोज और शोध की समस्याओं से उनसे अवगत करवाता है। साथ में यदि उत्तरदाताओं को किसी प्रकार के प्रश्न में कोई कठिनाई होती है तो उसे दूर करने में सहायता मिलती है। इस विधि द्वारा विस्तृत पूछताछ के लिए ये उपयुक्त है। इसके द्वारा विश्वसनीय व परिणाम प्राप्त होते हैं या उपलब्ध होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।